हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष परिहार एक बार फिर से आपके सामने इस बात पे चर्चा करने के लिए कि क्या हमारी सरकारें इस सेमेस्टर में या ये जो नया सत्र बच्चों का चालू होने वाला है एजुकेशन का, उसमें उन्होंने जो किताबों की लूट थी, जो एजुकेशन इंडस्ट्री के नाम पर गोरख धंधा चल रहा था कि 50 रुपये वाली किताब 550 का बेचना, जो 500 में बुक्स आ सकती हैं उनको 5000 में बेचना, जो 1000 में आ सकती हैं उनको 12000 का बेचना। तो ऐसा होने वाला है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ परिवर्तन आने वाला है। दोस्तों, ये देखने की ज़रूरत है। देखने के साथ साथ ये सेमेस्टर चालू होने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग अपने जनप्रतिनिधि से बात करें, उनको पत्र लिखें, अपने सीएम को बात करें, अपने सीएम को पत्र लिखें और उनको ये बात बोलें, अपने पत्र के माध्यम से ये बात बोलें कि हमको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। और हमारा संविधान, जो कि हमारे स्वर्गीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया, जो कि मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि वो एक शिक्षा को लेकर के बहुत ही दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा और महिला सुधार दो चीज़ को ही जीवन का मेन उद्देश्य माना। जब उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा, वैसे तो उनका राजनीति में बहुत ज़्यादा कभी रुझान था नहीं, पर उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में जब कदम रखा तो उन्होंने सिर्फ दो विषयों को चुना। पहला शिक्षा। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया, बहुत ज़्यादा जोर दिया कि इस राष्ट्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जोर दिया। इसीलिए शायद उन्होंने इंतज़ाम भी किया, संवैधानिक तौर पे उन्होंने प्रॉपर इंतज़ाम किया कि इस देश के अंदर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाए, कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। पर वो हो नहीं पा रहा है। प्रैक्टिकल में देखने को ये मिल रहा है कि जो चीज़ बाबा साहब अम्बेडकर ने फिक्स की, जो भी उन्होंने तय किया कि ये चीज़ होना चाहिए, वो आज देखने को नहीं मिल रही है। आज हो क्या रहा है, एजुकेशन मॉल बड़े बड़े खड़े हो गए। बहुत बड़े बड़े एजुकेशन मॉल के सामने छोटा बच्चा टिक ही नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो रोनते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आज एक आदमी की इनकम, जो गवर्नमेंट इनकम दिखाती है कि 60% की इतनी है उतनी है, वो किताबों के रेट से कम है। कभी भी समाज के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति की सारी इनकम प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पढ़ाने में लग जाए। कुछ भी हो, एजुकेशन का अधिकार बच्चों का एक नैतिक मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार को पूरा करना प्रत्येक सरकारों का भी कर्तव्य है। तो अगर सरकारें ये बोलती हैं कि वो मैनेजमेंट में फेल हो गई हैं, वो स्कूलों को बनाने में फेल हो गई हैं, तो वो बच्चों का सारा फीस, किताबों का खर्चा अपने पास से वहन करें। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बात की व्यवस्था प्रॉपर रूप से बाबा साहब अम्बेडकर ने की हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने राजनीतिक तौर पे उनका इस्तेमाल करने का कोशिश किया हो और एक अलग तरीके से, चूँकि पॉलिटिकल आदमी क्या होता है, पॉलिटिकल आदमी हर चीज़ का इस्तेमाल करता है। उसको किसी भी चीज़ से कोई प्रेम नहीं होता, उसके मन में किसी भी चीज़ के प्रति कोई प्रेम नहीं होता। होता रहेगा, कुछ परसेंटेज लोग जो गांव गिराव से आए हुए हैं उनके अंदर शायद हो, पर ये जो इंग्लिश प्रोडक्ट हैं कि मतलब प्रोडक्ट कुछ और लिफाफा कुछ और, आए बहुत सारे तो ऐसे लीडर मिलेंगे आपको। जैसे एक बार एक कोई लीडर थे, भाषण दे रहे थे, तो मैं तारीफ़ करूंगा उनकी कि कम से कम उन्होंने सत्य को स्वीकारा कि अगर हकीकत में मेरे सामने गाय बांध दी जाए तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा मैं दूध डेली पीता हूँ कि दूध आगे से निकलेगा या पीछे से निकलेगा। तो उन्होंने जो बोला वो बात भी सही बोला। ये भी एक सोचने वाली बात है कि प्रत्येक बच्चे को इस बात का नॉलेज क्यों नहीं है, जबकि होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उसके साथ साथ ये सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक बच्चे के एजुकेशन का इंतज़ाम इस राष्ट्र के अंदर होना चाहिए, अगर हम इस राष्ट्र को दूसरे कंट्रियों से सुरक्षित रखना चाहते हैं। क्योंकि हर राष्ट्र अपने बच्चों को बढ़ा रहा है, हर राष्ट्र अपने बच्चों के ऊपर फाइनेंस कर रहा है, हर राष्ट्र ये कोशिश कर रहा है कि उसके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन का पेटेंट उनके नाम पर हो। उस कंडीशन में अगर हिंदुस्तानी बच्चा उनसे पीछे छूट गया, अगर हम उनसे ज़्यादा पेटेंट नहीं कर पाए, अगर हमने नेचर को उनसे अच्छा नहीं पढ़ा, अगर हम नेचर की प्रकृति को नहीं पहचाना, नेचर ने हमें जो चीज़ें दी हैं अगर हमने उस पर रिसर्च नहीं किया, हमारा काम क्या है, शिक्षा का काम क्या है, नेचर को पहचानना और कुछ नहीं करना है। धरती पे कुछ है ही नहीं, नेचर के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। जो भी है नेचर में है। नेचर को ही हमें पहचानना है, नेचर को ही हमें पढ़ना है, उसी से हमको कुछ न कुछ उत्पन्न करना है, उसी की खूबियों का हमको इस्तेमाल करना है। उसी की खूबियों को इस्तेमाल करने की जो कला है, जो ढूंढने की कला है, उसी को वैज्ञानिक बोलते हैं।
तो उस क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में बच्चों को ले जाना है। अगर हम प्रत्येक बच्चे को एजुकेट नहीं करेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र के लिए आने वाले वक्त में लोगों की कमी पड़ जाएगी। अगल बगल के बढ़ते हुए राज्य जब ताकतवर होंगे और जब हमारे बच्चे एक लेबर की कैटेगरी के हो जाएंगे तो हमारे ऊपर अटैक करेंगे, ये निश्चित है। ये चीज़ अटल है, ये कभी बदल नहीं सकता। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको युद्ध करना पड़ेगा, अगर आप ताकतवर हैं तो आप सुरक्षित हैं। इसीलिए बोलते हैं कि शस्त्र ही शांति देते हैं। उसका सबसे जो मेन रीज़न है वो यही है कि अगर आप कमज़ोर हैं तो आपके ऊपर अटैक होगा, ये निश्चित है। अगर आप ताकतवर हैं तो आपके ऊपर अटैक नहीं होगा। शायद इसीलिए हमारे पूर्वजों ने पूरे सामाजिक सिस्टम को ऐसे बनाया कि हर ताकतवर समाज को उन्होंने नैतिक मूल्यों से बांधा, एक अवधारणा को भर दिया। एक ताकतवर समाज के अंदर हमारे पूर्वजों ने इस अवधारणा को भर दिया कि आपको किसी भी हाल में बाकी समाज की हिफाजत करनी है, उनको सेफ रखना है, उनको दिक्कत में नहीं आने देना है। वो जानते थे कि अगर हमने इस तरीके का नहीं किया तो कल को ऐसा हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी को ही कुछ बाहरी ताकतें अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर दें। बहुत सारे समाज में ऐसा देखने को मिलेगा भी। बहुत सारे भारत के क्षेत्र हैं जहाँ जातीय संघर्ष की बातें सुनेंगे, अगर आप उनका अध्ययन करेंगे, जहाँ जहाँ भी जातीय संघर्ष है, जिन क्षेत्रों में आप उन जगहों का एक अध्ययन करके देखिएगा। आप अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि वो क्षेत्र मैक्सिमम टाइम तक दूसरों के अधीन रहे होंगे, तुर्कों के, मुगलों के, बोले मलिक्ष लोगों के, तो फिर उसके बाद फिरंगियों के। तो उनका एक सिस्टम था वहाँ पर। मनुष्य में मतलब मनुष्य को मनुष्य मानते ही नहीं थे, औरत को तो एकदम ही नहीं मानते थे, उसको तो प्राणी ही नहीं मानते थे। उनका हिसाब किताब ऐसा था कि राजा मतलब आत्मा सिर्फ राजा में होती है। यहूदियों का कहना था कि आत्मा सिर्फ राजा में होती है या पादरी में होती थी, स्त्री में तो आत्मा होती ही नहीं। उसके खिलाफ कुछ भी करना वो अत्याचार की कैटेगरी में ही नहीं आता था, उनको मारना भी अत्याचार की कैटेगरी में नहीं आता था। यही हाल दूसरे लोगों का भी था। तो जिस तरीके से उनकी अवधारणा थी, वो जिस तरीके से बर्ताव करते थे, वहाँ के बड़े लोग जो थे वो उस चीज़ को देखते थे। हमेशा लोग बड़े लोगों से प्रभावित होता है। तो इसलिए किले की ताकत को या राज सिंहासन को मर्यादाओं से इसीलिए हमारे पूर्वजों ने बांधा था कि वहाँ से कोई बुराई न चले, क्योंकि राजा जो आचरण करेगा दूसरे लोग स्वयं करेंगे। और ये चीज़ प्रैक्टिकली देखने को मिलता है कि जिस तरीके का आचरण अताताई लोग किया करते थे, जो लोग इस धरती पर कुछ क्षेत्र में हावी हो गए। दुनिया में एक बात तो फिक्स है कि इस धरती को विजेताओं की धरती बोलना ही चाहिए। क्यों? हर अताताई जिसका साम्राज्य रुका नहीं, जो साम्राज्य का विस्तार करते गया, अगर उसका विजय रथ कहीं रुका तो इसी धरती पे आके रुका। इसी धरती ने हर अताताई को रोका। वो ताकत यहीं के लोगों में थी, कल भी और आज भी। शायद इसीलिए उन लोगों ने इस बात को समझा कि इस धरती को लड़के नहीं जीता जा सकता। तो तरह तरह के षड्यंत्र कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। जैसे आजकल देखिए कृषि प्रधान देश में डेयरी प्रोडक्ट इम्पोर्टर बनता जा रहा है अपना ही कंट्री। ताजुब की बात है। जो भी आयुर्वेद था उसको पैदा हमने किया और एक्सपोर्टर सबसे बड़ा चाइना है। ये तो मतलब एकदम आश्चर्य वाली बात है कि जिस डेयरी प्रोडक्ट को हमने पैदा किया, जिस आयुर्वेद को हमने पैदा किया, जो आयुर्वेद हमारे यहाँ डांड मेड़ पे पैदा होता था, उसकी नस्लें ख़त्म हो गई हमारे देश से। चाइना उसका एक्सपोर्टर। अजीब सी बात है। मतलब एक ऐसा राष्ट्र जिसमें मनुष्यता ही न हो, एक ऐसा राष्ट्र, अगर हम अपने पशुओं को देखें तो ज़्यादा बेटर लगेंगे जब तक मतलब हमने बुद्ध नहीं दिया उनको। जब तक एक तरीके से कहें तो हम ही ने बुद्ध दिया उनको, तब जाकर वो युद्ध से बाहर निकल पाए। अभी भी बेचारे कभी कभी युद्ध के चक्कर में अपने पास आ जाते हैं, पिट के जाते हैं। आदत की तो कोई दवा है नहीं, वो कुछ न कुछ करते ही रहेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। तो अपने साइड वाले भी उसी तरीके के हैं, अब वो सुधरेंगे नहीं, ये सब सुधारे बगैर रहेंगे नहीं, तो कुछ न कुछ होता जाता ही रहेगा। पर ज़रूरत है कि इस क्षेत्र में भी सुधार हो, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंटें इस बात पे ध्यान दें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस पे एजुकेशन को स्थापित किया जाए। अब बच्चों के एजुकेशन के लिए प्रॉपर इंतजाम किया जाए। ये आने वाले सेमेस्टर में प्लीज़ जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो सदन के अंदर आवाज़ उठाएं। अगर वो नहीं देते हैं, नो प्रॉब्लम, आप स्कूल नहीं बना सकते, नो प्रॉब्लम, पर आप 14 साल तक के सभी बच्चों को, जो भी बच्चे इस देश के अंदर हैं, उनके जो भी फीस का खर्च है वो आप उठाएंगे। ये बात आप फिक्स कर लीजिए कि जिस चीज़ का सपना बाबा साहब ने देखा, जिस बात का सपना सुभाष चंद्र बोस ने देखा,
जिस बात का सपना भगत सिंह ने देखा, जिस बात का सपना चंद्रशेखर आज़ाद ने, बेनी माधव सिंह परिहार ने देखा, वो सपना साकार होना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद का सपना, बेनी माधव सिंह परिहार का सपना, भगत सिंह का सपना, खुदीराम बोस का सपना, सुभाष चंद्र बोस का सपना, ये तोड़ा नहीं जा सकता। ये देश उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए है। गोरे अंकल के चेलों के बारे में थोड़ी नहीं सोचेंगे, उनके चेले गोरे अंकल सोचे वो सोचे। अपना हिसाब किताब क्लियर है। जो भी है, हमारे देश के अंदर किसी भी बच्चे को अशिक्षित नहीं होने दिया जाएगा। इस बात पे जनप्रतिनिधि ध्यान दें। इस बात को जनप्रतिनिधि अब स्वीकार करें और एक्सेप्ट करें कि जिस तरीके से लोगों का पलायन हो रहा है उनकी विरासतें हिल जाएंगी। इस बात को मान के चलें, कोई भी पार्टी उनको टिकट दे करके बचा नहीं पाएगी। अगर लोग पलायन कर गए तो स्थितियां भी पलायन कर जाएंगे, उसके साथ वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पार्टियों को चलाने वाले बने रहेंगे, वो सरवाइव कर ले जाएंगे, पर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो किसी के कहने पे या हमारे कहने पे नहीं, अपने खुद की रक्षा के लिए इस बात की रक्षा करें कि उनके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, वहाँ के रहने वाले उन लोगों के बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रॉपर इंतजाम हो ना हो, उनको भी अच्छा लगेगा। वो किसी भी स्कूल के सामने खड़े होकर स्टेज पे बोलेंगे या स्कूल के अंदर बोलेंगे कि भाई इस स्कूल में पढ़ने वाले हमारे सभी बच्चों का एजुकेशन का खर्च हमारी सरकारें देंगी, हम ऐसा डिमांड रखे थे, वो पूरी हुई, तो उनका छाती भी फख्र से ऊंचा हो जाएगा। जनता भी उनका सम्मान करेगी, आने वाली पीढ़ियां उनका सम्मान करेंगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए इससे बड़ा वोट कुछ है ही नहीं। अब गली गली घूमेंगे, इधर का उधर, उधर का इधर, देश का प्रचार धर्म मंत्रा, खर्चा कितना है। अब आदमियों को हैंडल करने जाएंगे, तेल निकल जाएगा। बच्चों को हैंडल कर लेंगे, वो आपको वोट भी दिला देंगे पापा से। पापा को हैंडल करने जाएंगे तो फिर आप तो जानते ही हैं, कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्का वोट, दारू मुर्गा सच्चा वोट। और उसके बाद भी कहीं उतर गई तो फिर वोट भी गड़बड़ा गया, उसके बाद भी गारंटी नहीं है। पर इस खेल में गारंटी है। अगर आपने बच्चों की फीस माफ़ करवा दी, अगर आपने बच्चों को मुफ्त एजुकेशन का इंतज़ाम कर दिया, जो कि एक सपना है किसका, बाबा साहब अम्बेडकर का, अगर आपने उनको सम्मान दिया तो ये राष्ट्र भी आपको सम्मान देगा। वो आने वाली पीढ़ियां जो आपके इस डिसीजन को देखेंगी, वो अपने जीवन काल तक आपको सम्मान देंगी और अपनी संतानों को भी बोल करके जाएंगी। जैसे मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ एक नेता हुआ करते थे, बाद में उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। तो बहुगुणा जी, तो बहुगुणा जी से हमारे बाबा जी का बहुत अच्छा रिलेशन था। तो एक बार मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता था, तब मैं वोट देता था, तो ऐसे प्रचार वाले आ रहे थे। तो लीडरशिप में जानते ही हैं, सारे लोगों का रिलेशन रहता है, हर जगह रिलेशन रहता है, जान पहचान रहता है, सब कुछ रहता है। एक दूसरे को गांव समाज में लोग दूर दूर तक जानते हैं। वो किसी भी पार्टी में चले जाएं तो आते ही, तो उन्होंने बोला करके, तो सारे लोग आते थे जाते थे, ये वो दुनियादारी। तो मेरे बाबा को लगा कहीं ये सब ताकतवर लोगों का ताम झाम देख के प्रभाव में ना आ जाए, तो वो मुझे मानते ज़्यादा थे। तो मुझको ले जा करके अकेले में एक दिन बुलाए, बैठाए, तो बैठे हम लोग, बागीचा था तो बागीचे में बैठे थे। तो उन्होंने कहा एक बात याद रखना कि बहुगुणा जी ने हमेशा सम्मान रखा और कभी किसी बात के लिए ना नहीं बोला। और कुछ भी हम लोगों ने बोला कि लाइट चाहिए तो लाइट ले जाओ, कुआं चाहिए कुआं ले जाओ, गाड़ी चाहिए गाड़ी ले जाओ। गाड़ी मतलब चलने वाली कार नहीं, गांव के लिए बस सरकारी। नहीं तो आजकल थोड़ा समाज बदल गया है, लोग सोचेंगे भैया लग रहा है बेस्ट सरकार देती है रिश्वत, तो वो सब नहीं चलता था। पहले गांव के लिए बस मांगने लोग जाते थे, भैया गांव खातिर 2 बस दे दीजिए, तो नेताजी अपना इलाज कर देते थे। उन्होंने हमेशा सम्मान रखा। नहर चाहिए नहर ले लो, स्कूल चाहिए स्कूल ले लो, कॉलेज चाहिए कॉलेज ले लो, जो चाहिए वो लेके जाओ। तो उन्होंने हमेशा रिस्पेक्ट रखा, हमेशा रिस्पेक्ट रखा। एक खास बात रही बहुगुणा जी की, जो बताते हैं पूर्वज लोग और मानते भी हम, कि कोई भी आदमी हो जो उनके पास चला गया, उन्होंने ना नहीं बोला। जनप्रतिनिधि के तौर पे दवाइयों का इंतजाम, इसका इंतजाम, गरीब से गरीब आदमी के पास दवा का कमी ना आए, इसके लिए गाड़ियाँ जाती थी हफ्ते में 1 दिन लोगों को दवा देने के लिए। बहुत पहले भी ऐसी योजनाएं चला करती थी, वो कोई नई बात नहीं है। अभी नया नया सुनने में आता है तो लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले बार चालू कर रहे हैं। इसके पहले भी ऐसे लीडर हुए जिन्होंने इस तरीके का इंतजाम किया। तो बहरहाल, तो उन्होंने ऐसा बोला कि कभी भी ऐसा अगर नौबत आ जाए और उनके बच्चे खड़े हों चुनाव में, तो कुछ भी हो, किसी भी पार्टी से हो, तुमको पसंद हो ना पसंद हो, कुछ भी हो,
पर तुम पैसा खर्च करके आना और उनको वोट जरूर डालना, कभी उनके खिलाफ वोट मत देना किसी को। तो मजबूरन, जबकि दिली इच्छा नहीं थी, एक आध बार ऐसा वाकया आया, दोस्त यार हो जाते हैं, नया सर्कल हो जाता है, उनसे जिनका रिलेशन था वो चले गए, पर अब जिनका उनसे रिलेशन था उनसे हमारा दिली रिलेशन था, और उनका ये स्टेटमेंट है तो क्या करें, हम छोड़ नहीं सकते। और न चाहते हुए भी जा करके हमें उनको वोट देना पड़ा, वो भी अपना जेब से लगा करके, मतलब अपना खर्च करके 4-6 हज़ार। वहाँ पब्लिक खा पी करके वोट नहीं देती, अपने को अपना लगा करके जाके वोट देना मतलब कंपलसरी वाला हिसाब किताब। भाई अब थे, उन्होंने बोल दिया है तो जब तक हम हैं तब तक कायम है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी लीडर्स हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं, आपको प्रचार करने भी नहीं जाना पड़ेगा। अगर एक बार आपने इस चीज़ की छाप छोड़ दी बच्चों के ऊपर, तो आपको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। किसी भी प्रचार का कोई काम ही नहीं ना। अगर आप पब्लिक का काम कर रहे हैं तो काहे का प्रचार। हम लोगों ने देखा है, बड़े बड़े दबंग नेताओं को हम लोगों ने देखा है। दबंग मतलब ऐसा क्रिमिनल वाले दबंग नहीं, तौर तरीके से दबंग। दबंग मतलब ऐसा कि अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है, अब फ़ोन कर दिए तो करेंगे ही, नहीं करेंगे तो कैसे कराना है वो उनको अच्छे से आता है। तो उसको हम लोग दबंग लीडर बोलते हैं, और लीडर हमेशा दबंग ही होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंहासन पे हमेशा शेर ही विराजना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप चैन से जी नहीं पाएंगे। तो प्रैक्टिकल में ये ज़रूरी है कि जिसको भी आप वोट देते हैं वो आदमी इतना दबंग ही होना चाहिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि सामने वाला बहुत सारा शरीफ आदमी हो, क्योंकि 90% तो लूटो खाओ ही रहते हैं। तो लूटो खाओ को सुधारने के लिए ऐसा ही आदमी चाहिए कि मतलब उनसे ज़्यादा टेढ़ा हो गड़बड़ी करने पे। आदमी कभी गुंडा नहीं होना चाहिए, हमेशा दबंग ही होना चाहिए। दबंग आदमी क्या है, रुतबे की कदर करता है। आप जाएंगे एक बार बोलेंगे भैया काम नहीं हो रहा है, तो भैया तुरंत वहीं से डायल करेंगे भी काम करने हैं, नहीं तो फिर करा डालेंगे डेक से। तो इस चीज़ को देखा गया है, और आप लोग भी अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका भी एक छवि हम लोगों की निगाह में एक दबंग जैसा होगा। हम भी अपनी आने वाली पीढ़ियों से बोल के जाएंगे भाई कुछ भी हो जाए, तुमको पार्टी पसंद हो चाहे ना पसंद हो, पर वोट उन्हीं को देना, उस पार्टी में हो चाहे किसी पार्टी में हो। पार्टी से लेना देना नहीं है, आदमी से लेना देना है अपना। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर का प्रचार करने से अच्छा है कि आप यही काम कर दीजिए हम लोगों के लिए। और जो आने वाला सेमेस्टर है उसमें बच्चों के एजुकेशन का ऐसा इंतजाम करिए कि प्रत्येक बच्चा, बहुत ज़्यादा ना, कम से कम 14-15 साल तक बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का इंतजाम बहुत ज़्यादा, ये राष्ट्र के लिए ज़रूरी है। राष्ट्र के लिए ज़रूरी है, मतलब इसी राष्ट्र में आप भी रहते हैं, आपका समाज रहता है, आपका परिवार रहता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सुरक्षित रहें, आपकी विरासत सुरक्षित रहे, आपकी राजनीतिक विरासत सुरक्षित रहे। अगर हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आपकी राजनीतिक विरासत कैसे सुरक्षित रहेगी। हम ही तो आधार हैं आपका। अगर हम ही उजड़ गए तो फिर तो आपका तो काम ही पत्ते खत्म हो जाएगा ना। और ऊपर तो जो नेताजी बैठे हैं वो बराबर कैलकुलेशन लगा के रखते हैं कि भाई कितने साल तक चलेंगे ही, उतने साल के बाद जयराम जी के, मतलब जयराम जी नहीं बोलना चाहिए, वहाँ तो नमस्कार चलता है। तो राम राम वाला तो हिसाब है नहीं उस दरबार में, नमस्कार वाला ही। तो वो नौबत ना आने दें, अपना रसूख बनाए रखें। अपने रसूख बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारी सुविधाएं बनाए रखें। हमारी सुविधाएं क्या हैं, एजुकेशन का इंतज़ाम करा दें, जो कोर्ट्स कम है कोर्ट का निर्माण करा दें, ग्राम पंचायत का व्यवस्था करा दें, ग्राम पंचायत को तो बहाल ही करा दें, गांव में ग्रामीण मार्केट का निर्माण करा दें। फिर आप आए चाहे ना आए, वोट तो आपको हम लोग देने ही वाले हैं। और जब ये सब नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर कच्चा पक्का वो सब सच्चा, ये सब गेम में कितना दिन घूमिएगा। एक पता चला कि आपसे भी तगड़ा कोई प्रोडक्ट आ गया तो हो गया, फिर तब तो कांडे हो गया। अब पता चला कोई देसी पिला रहा था, फिर अंग्रेजी पिलाने लगे, तब तो कोई स्कोच वाला आ गया, फिर तो गड़बड़ा जाएगा खेल। हाँ, पर हम लोगों को तो भाई ऐसे लीडर पसंद है जो दमदार हो, मतलब एक छवि हो जाएगी कि भैया थे तो ऐसा इंतजाम किए कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर हम लोग भी आते आते कह के जाएंगे कि भाई भैया पे ध्यान देना। तो बहरहाल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस चीज़ पर गौर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।